स्वागत है दोस्तों। आज की कहानी का नाम है मुर्दा घर का वो तीसरा कमरा। चलिए सुनते हैं आज की एक और बेहद डरावनी कहानी। आत्माएं हमेशा दूसरी दुनिया को छोड़ इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आती हैं क्योंकि जो काम इस दुनिया में अधूरा रह जाता है उसे पूरा कर सके। इन्हीं में से कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो बिना किसी काम या मकसद के इसी दुनिया में अपना डेरा जमा लेती है, क्योंकि ऐसी बुरी आत्माओं को इंसानी शरीर का लालच इस दुनिया से परलोक की दुनिया में जाने नहीं देता। गोपालपुर गांव बिहार के कोसी क्षेत्र में एक पिछड़ा दलदली इलाका। गांव में बिजली कम आती थी और सड़कें बारिश में नाले बन जाती थी। गांव के उत्तर के छोर पर बांस के झुरमुटों के पार बना था पुराना मुर्दा घर। एक टूटी फूटी सीमेंट की बिल्डिंग जिसकी दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियों से सीलन टपकती थी। सरकारी अस्पताल में मरे हुए लोगों के शव को यहीं भेजा जाता था पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन इस जगह के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात में कोई रुकना नहीं चाहता। वजह क्या थी? वजह सिर्फ एक थी। रात के तीसरे पहर पर कोई तीसरे कमरे में से किसी के करहाने की आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे कोई अपनी आखिरी सांसें आखिरी वक्त में गिनता हो। हरीश पिछले 5 सालों से इस मुर्दा घर में पोस्टमार्टम की निगरानी कर रहा था। वह पढ़ा लिखा था और अफवाहों पे विश्वास नहीं करता था। और उसके साथ काम करता था रमेश, जो नया नया पटना शहर से आया था, और एक मंगली नाम का लड़का। मुर्दा घर की सफाई के लिए रखा गया था, लेकिन मंगली गांव के किस्सों की किताब था। उसका काम सिर्फ गांव की अलौकिक घटनाओं को सुनना और उसे पूरे गांव में सच या झूठ फैलाना ही होता था। ऐसे ही एक अमावस्या की रात को उस मुर्दा घर में 3 शव आए। एक सड़क हादसे में मरा नौजवान, एक बुजुर्ग महिला और एक नवजात। तीनों शवों को अलग अलग बक्सों में रखा गया। पोस्टमार्टम सुबह होना था, इसलिए हरीश और रमेश ने तय किया कि वो रात को यहीं रुकेंगे। मंगली ने कंबल ओढ़ते हुए कहा, बाबू तीसरे कमरे में मत जाना, रात के 2 बजे के बाद वो जाग जाता है। हरीश ने हंसते हुए कहा, अरे कौन जाग जाता है रे? भूत? ना भूत ना आदमी, कुछ बीच का, मंगली बड़बड़ाया। मंगली की ये बात सुन हरीश और रमेश उसका मजाक उड़ाते हुए अपने अपने काम में लग गए और देर रात काम कर अपना बिस्तर तान सोने चले गए। रात करीब 2:30 बजे रमेश की नींद खुली। उसे लगा किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और उसने वही सुना जिसके बारे में मंगली ने बताया था। वही करहाती आवाज़, मानो किसी का दम घुट रहा हो। रमेश ने डरते हुए हरीश को उठाया। भैया सुनिए, कुछ है, कोई कमरे में है। हरीश झुंझलाया, तेरा दिमाग खराब है क्या? सब ताले बंद हैं, सो जा। लेकिन अब रमेश को कहाँ नींद आने वाली थी। उसने हरीश को मना लिया कि चल देखते हैं कि आखिर इतनी रात को कौन ऐसी आवाज़ निकाल रहा है। फिर दोनों ने टॉर्च ली और मुर्दा घर की इमारत के तीसरे कमरे की ओर बढ़े। पूरे मुर्दा घर में इतना सन्नाटा था कि रमेश और हरीश एक दूसरे की धड़कनें भी सुन सकते थे, और धीरे धीरे दोनों कमरे की तरफ बढ़े तो उनकी नज़र कमरे के दरवाजे पे पड़ती है। वही दरवाज़ा जहाँ जाना निषेध था। दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा बंद देख अब दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं कि दरवाज़ा तो बंद है कि तभी कमरे के भीतर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। रमेश ने हरीश से कहा, भैया कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलिए निकलते हैं यहाँ से। हरीश बोला, तू डरता काहे है, हम हैं ना तेरे साथ। हरीश ने हल्के हाथों के साथ ताला खोला। डरते हुए दोनों ने कमरे के भीतर झांका। कमरा खाली था। तीनों शव वहीं थे जैसे छोड़े गए थे, लेकिन टेबल के नीचे पानी फैला था। ऊपर छत से लगातार एक बूंद टपक रही थी, लेकिन वो कोई साधारण पानी नहीं था। उसमें बदबू थी, जैसे किसी पुराने मरे हुए जीव की। हरीश ने कहा,
रमेश, लगता है शायद पाइप लीक है। इतना मुआयना करने के बाद दोनों अपनी अपनी जगह वापस लौट गए। रात बीती और एक और दिन की शुरुआत हुई। अगले दिन तीनों लाशों का पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम के बाद जब शवों को परिजन को सौंपा गया तो जो महिला शव लेकर आई थी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, ये मेरा बेटा नहीं है, इसका चेहरा तो पूरी तरह बदल गया है। हरीश हैरान हो गया। उसने तुरंत रिपोर्ट और टैग को देखा जो बॉडी पे लगा था। रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी, लेकिन चेहरे पर वाकई कुछ था, जैसे किसी ने उस लाश के चेहरे से मांस का एक टुकड़ा चबाया हो। लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं था कि चेहरे पे मांस नहीं है। ऐसी विचित्र घटना के बाद शाम होते ही रमेश ने काम छोड़ने की बात की। भैया, हम यहाँ नहीं रह सकते, हम आज ही ये मुर्दाघर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन उस रात कुछ और शव आने वाले थे। हरीश ने रमेश को समझाया। इन सब घटनाओं में वो दोनों एक बात तो भूल ही गए कि इतना कुछ होने पे भी मंगली ने कुछ नहीं कहा कि ये सब आखिर हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। और फिर 1-2 दिन बीत जाने के बाद हरीश और रमेश ने गौर किया कि मंगली एकदम शांत हो गया है। वो ना कुछ बोलता है और ना कोई काम करता है, बस हर वक्त बीड़ी सुलगाए कहीं खोया रहता है और रात के आते ही चुपचाप उस कमरे की ओर देखता रहता है। हरीश ने कहा, क्या बात है मंगली? कई बार हरीश के पूछे जाने के बाद मंगली ने धीरे से कहा, हम देखे हैं कोई तीसरे कमरे से निकलता है, वो इंसान नहीं है। मंगली की ये बात सुन हरीश थर्रा गया और घबराते हुए कहा, क्या देखा? ना मुंह था ना आंखें, बस चल रहा था और जहां से गुजरता था वहां खून की बूंदें गिरती थीं। हरीश ने गुस्से में उसे डांटा, क्या ड्रामा है तेरा ये? लेकिन अब खुद हरीश भी उस मुर्दा घर में अजीब हरकतें महसूस करने लगा था। फाइलें अपने आप खुली मिलती, बत्तियां खुद ब खुद बंद हो जाती। हर सुबह तीसरे कमरे का दरवाज़ा खुला मिलता था। इन सब बातों में कुछ दिन बीत गए और एक दिन हरीश रमेश से बोला, रमेश, आज रात हमें घर पे कुछ काम है, हम कल सुबह आएंगे। ठीक है भैया, लेकिन हम कह देते हैं आज रात हम आखिरी बार ड्यूटी दे रहे हैं, कल से हम यहाँ काम नहीं करेंगे। उसकी ये बात सुन रमेश को छोड़ हरीश अपने घर की तरफ चला गया और रमेश वहीं उसी मुर्दा घर में रात भर ड्यूटी देता रहा। रात बीती, हरीश सुबह 7 बजे मुर्दा घर पहुंचा तो वो पाता है कि रमेश की लाश तीसरे कमरे में पड़ी हुई थी। रमेश का चेहरा ऐसा दिख रहा था मानो उसने कोई ऐसी चीज़ को अपने सामने देख लिया हो जिसकी पहचान, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। उसकी दोनों आंखें मरने के बाद एकदम खुली थीं। रमेश की रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि कोई भारी चोट नहीं थी और उसका दिल जैसे जल चुका था। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर तक सहम गया था। हरीश सदमे में था। अब मंगली ने भी आना बंद कर दिया। अब मैं नहीं आऊँगा हरीश बाबू, रमेश भी चला गया। अब मुर्दा घर में सिर्फ हरीश रह गया था। उसने तय किया कि वो इस रहस्य के तह तक जाएगा। उसने तीसरे कमरे की छानबीन शुरू की, दीवार की ईंटें हटा दी और काफ़ी देर कमरे की छानबीन करने के बाद उसे मिलता है एक जंग लगा लोहे का बहुत पुराना दरवाज़ा, शायद अंग्रेज़ों के ज़माने का। बड़ी मुश्किल से उसने वो दरवाज़ा खोला। भीतर एक और छोटा कमरा था और वहाँ थी एक लकड़ी की अलमीरा जिसमें थी एक पुरानी डायरी जिसकी जिल्द फटी हुई थी, पन्ने सीले हुए थे, लेकिन स्याही अब भी तेज़ और भेदक थी। हरीश ने पहला पन्ना खोला। अंदर लिखा था 17 जून 1984। आज मैंने पहली बार इस मुर्दा घर में लाश को छुआ, लेकिन कुछ तो था उस लाश में, कुछ ऐसा जो मेरी आत्मा में उतर गया। उसकी आंखें खुली थीं और उसमें मैं खुद को देख रहा था। यह डायरी उसी मुर्दा घर के पुराने कर्मचारी शिवलाल की थी
जो 40 साल पहले यहाँ काम करता था। जैसे जैसे हरीश उस डायरी को पढ़ता गया, एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। डायरी में लिखा था, हर रात जब लाशें आती हैं कोई उनके साथ आता है, शायद एक परछाई जो मुझसे बात करती है, कहती है मैं अकेला हूँ, मुझे बाहर निकालो। पहले मैंने नज़रअंदाज किया, लेकिन अब वह मेरे सपनों में आने लगी है। मुझे लगने लगा है कि मुझ में वो आत्मा उतर आई है। अब हर बार जब मैं शव को धोता हूँ मुझे उसकी सांसें सुनाई देती हैं, और हर उस रात जब मैं अकेला सोने जाता हूँ तो इस गांव में एक मौत ज़रूर होती है। हरीश की उंगलियां कांपने लगीं। ये सब कुछ वैसा ही था जैसा उसके साथ हो रहा था। रमेश की मौत, और हर रात नींद में गूंजती अजीब आवाज़ें। डायरी का आखिरी पन्ना सबसे डरावना था। जो भी इस दरवाजे को खोलेगा वो उस प्रेत को आज़ाद कर देगा जो इस धरती की नहीं। बस यही वो आखिरी रात थी जब हरीश को जिंदा देखा गया था। कोई नहीं जानता कि अब हरीश कहाँ है, लेकिन आज भी वो मुर्दा घर वही है जहाँ वो था, लेकिन मुर्दा नहीं, जिंदा।